दिल्ली बलूचिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान एहसानुल्लाह। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ नाज़रीन। आज हम कोई सियासी या कोई माशी या पाकिस्तान की सियासी हालात पर या बलूचिस्तान की मौजूदा हालात पर हम बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे आईन और कानून की, जिसकी ज़रूरत एक आम शहरी को बहुत सख्त ज़रूरत है। इन सवालात के जवाबात हमें देंगे हमारे साहिबा एडुकेटर रिज़वाना चिकज़ी साहिबा हमारे इस आज के इस पॉडकास्ट में हमारा मेहमान ख़ास है। तो सबसे पहले हम अपने चैनल की जानिब से और फिर मेरे अपनी जानिब से मैं आपका बहुत मशकूर हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ वक़्त देने का। एडवोकेट रिज़वाना चिकज़ी बहुत मेहरबानी वक़्त देने का। बहुत शुक्रिया आपके चैनल का जिन्होंने मुझे आज के प्रोग्राम में मदऊ किया और मुझे खुशी होती है कि मैं अगर अपने आइन और कानून के मुतालिक आगाही दूँ अपने एक शहरी होने के नाते, एक वकील होने के नाते अपने आम शहरियों को आगाही दूँ। बहुत मुझे खुशी हुई कि इस टॉपिक के सिलसिले में मुझे मदऊ की। बड़ी मेहरबानी। और जैसे आपको मालूम है नाज़रीन के कानून सिर्फ़ अदालतों में मौजूद नहीं होता, बल्कि कानून हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। सबसे पहले आते हैं जो हमारी पहली सवाल है रिज़वाना साहिबा। अगर पुलिस किसी शहरी को गिरफ्तार करे, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे अगर गिरफ़्तारी की बात आती है, आजकल कैसे हालात चल रहे हैं हमारे बलूचिस्तान में कि हर जगह स्नैप चेकिंग चल रही है, हर चेक पॉइंट पर, और होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक हमारे बलूचिस्तान के अमन और अमान की सूरत-ए-हाल को देखते हुए, उसके अमन को बरकरार रखते हुए बिल्कुल पुलिस अपना फ़र्ज़ अंजाम दे रही है। साथ में हम शहरियों का बतौर शहरी, बतौर सिटिज़न्स ऑफ पाकिस्तान हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने पुलिस अथॉरिटीज़ के साथ उनके साथ ताउन करें, जहाँ-जहाँ पे उन्हें ताउन की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे आपका जो सवाल है कि अगर हम गिरफ़्तारी के हवाले से बात करते हैं कि जी। अगर किसी भी आम शहरी को गिरफ़्तार किया जाए, तो कानूनी रास्ता उसका क्या है? जी। अब इसमें जो गिरफ़्तारी में हमारे पास हमारे कानून में हमारे सीआरपीसी के तहत 2 चीज़ें आती हैं। एक गिरफ़्तारी ऐसी होती है जिसे हमें वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जी। और एक गिरफ़्तारी ऐसी होती है जिसमें बाकायदा वारंट की ज़रूरत होती है, तभी पुलिस ऑफ़िशियल आपको गिरफ़्तार कर सकते अच्छा। हैं। अब जब पुलिस ऑफ़िशियल अगर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है या किसी भी हद तक वो आपको रोकती है और आपको गिरफ़्तार करती है, सबसे पहले हमारा एक आम शहरी का एक ये हक हमें दिया है, हमारे आर्टिकल ने, हमारे कानून ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ने ये हमें हक दिया है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हमें इनेक्ट किए हुए हमारे कानून ने। अच्छा। तो हमारा ये हक है सबसे पहले हम ये जानें कि आया आपके पास गिरफ़्तारी का वारंट मौजूद है कि नहीं? अच्छा। जब हम ये तलब करेंगे, क्योंकि ये हमारा हक है, ये कोई भी हमसे ये नहीं बोल सकता कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि आप मुझे किस लिए गिरफ़्तार कर रहे हो? अच्छा। हमारा सबसे पहले यही है कि हम उनसे पूछ सकते हैं कि आप हमें किस लिए गिरफ़्तार कर रहे हो? जी। वारंट हमें दिखाएँ, किस ऑफ़ेंस के तहत, किस जुर्म के तहत आप मुझे गिरफ़्तार कर रहे हो? क्योंकि कुछ ऐसे जुराइम होते हैं जिसमें वारंट की ज़रूरत होती है, हुँ। और अगर पुलिस ऑफ़िशियल उसमें आपको बगैर वारंट के गिरफ़्तार करे, तो आप बाकायदा पुलिस ऑफ़िशियल के साथ के खिलाफ़ कार्रवाई कर सकते हो। अब वो चीज़ें जिसमें वारंट की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें हमारे पास आ जाते हैं कॉग्नाइज़ेबल ऑफ़ेंसेस। अच्छा। कॉग्नाइज़ेबल ऑफ़ेंसेस की अगर मैं बात करूँ, वो ऐसे ऑफ़ेंसेस, उसमें ऐसी कैटेगरीज़ शामिल है। हमारे जो सीआरपीसी का जो कानून है, उसमें शेड्यूल 2 दिया गया है। शेड्यूल 2 जब आप पढ़ेंगे, आपको बाकायदा पता चलेगा कि कौन से ऑफ़ेंसेस आपके पास कॉग्नाइज़ेबल है, कौन से नॉन कॉग्नाइज़ेबल है। कॉग्नाइज़ेबल जिसमें वारंट की ज़रूरत नहीं होती और आपको गिरफ़्तार किया जाता है। कॉग्नाइज़ेबल में वो ऑफ़ेंसेस है जो हीनियस क्राइम्स होते हैं। लेट्स सपोज़ 302 मर्डर का केस हो गया, आपके पास अगवा का केस हो गया, अच्छा। आप स्टेट के खिलाफ खड़े होते हैं। तो ये कुछ ऐसे ऑफ़ेंसेस हैं, ये सिर्फ़ कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। बाकायदा अगर आपको डिटेल में और अगर मैं आपको बताऊँ, तो ये पूरे प्रोग्राम का एक सेशन इस सेक्शन के तहत अच्छा। पूरा इसी पे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। तो यही मैं लिमिटेड बताना चाहती हूँ, जी, जो जी। हीनियस नेचर के जो क्राइम्स हैं वो जी। कॉग्नाइज़ेबल होते हैं, और उसमें पुलिस ऑफ़िशियल आपको बगैर वारंट अरेस्ट कर सकती है। अच्छा। और नॉन कॉग्नाइज़ेबल ऑफ़ेंसेस में फिर वो आ जाते हैं जो हुँ। लेस माइनर नेचर के अच्छा। हों, या कोई माइनर केसेस को जो शेड्यूल 2 में बाकायदा हमें बताया गया है। तो इन केसेस में हम जब शहरी को गिरफ़्तार किया जाता है, हम वजह पूछ सकते हैं किस जुर्म में हमें गिरफ़्तार किया है, हमारे पास वकील करने का हक है। एक दूसरी बात ये है, हमें 24 घंटे के अंदर-अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है कानून में। 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे का एक टेन्योर है, अगर आप 24 घंटे के अंदर पुलिस ऑफ़िशियल आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करे, तो हुँ। आप बाकायदा एक कानूनी कार्रवाई इनिशिएट करा सकते हो जी। पुलिस ऑफ़िशियल के अच्छा। साथ। अच्छा, ये बताएँ, अगर
किसी शहरी को अगर गिरफ्तार करे, जी। तो गिरफ्तारी के बाद वकील से राबता का हक कब मिलता है? हमारे जो जब भी कोई बंदा गिरफ्तार होता है, सबसे पहले तो वही बात होती है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने अच्छा, उसकी पेशी होती है। अगर नहीं अगर नहीं हुई तो वो बाकायदा उसमें इल्लीगल डिटेंशन में आता है, जो हम हाई कोर्ट में उसके खिलाफ सीपी भी फाइल कर सकते हैं कि उसको 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किया गया, हुँ, हमारी रिट इसमें इन्वॉल्व हो जाती है क्योंकि कानून एक सिस्टम, एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया है जी, हर एक चीज़ का। अब आपका जो मेन सवाल था कि अगर उसमें वकील का हक कब होता है। हाँ, हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक, जी, इसमें सारे राइट्स हमारे, जैसे कि हमारे पास राइट टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, हमारे पास आर्टिकल 10 आता है। जी, आर्टिकल 10 ए राइट टू फेयर ट्रायल। फिर जी, इसी तरह जो वकील करने का हक है वो हमारे पास कानून के आर्टिकल 14 ने हमें बताया गया है कि जब भी आपके खिलाफ कोई एफआईआर होती है या आपको अरेस्ट किया जाता है, तो इस सेक्शन के तहत आप पुलिस ऑफिसर को बोल सकते हो कि मुझे अपने लीगल एडवाइज़र, मुझे अपने लीगल कंसल्टेशन चाहिए होती है। अच्छा, तो वो आर्टिकल ने आपको ये राइट दी है कि आप अपने वकील से जल्द अज जल्द राब्ता करें, अच्छा, ताकि कानूनी तौर पर आपके खिलाफ जो भी इल्ज़ामात हैं, जी, आप उसको डिफेंस में डिफेंड कर सकते हो। अच्छा। अगर इसी हालात में भी अगर अगर पुलिस एफआईआर दर्ज न करे, फिर क्या करनी चाहिए? देखिए, अभी आजकल के कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं जिसमें पुलिस माज़रत के साथ पुलिस ऑफ़िशियल आपके साथ कोऑपरेट नहीं करती। यस, बारहा थाने जाने के बाद वो आपको कहती है कि या कुछ मिसबिहेव आपके साथ करती है या आपकी एफ़आईआर दर्ज नहीं करती है। अब इसमें हमारे पास स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसीजर है। लेट्स सपोज़ सबसे पहले अगर आप थाने के पास जाएँ, वहाँ पे तैनात होते हैं जो पुलिस ऑफ़िसरान। अगर वो आपकी एफ़आईआर दर्ज ना करें, तो सबसे पहले जो दरख्वास्त जाएगी वो कंसर्न थाने के एसएचओ के पास जाएँगी। अच्छा, आप उस कंसर्न दरख्वास्त लिखेंगे, उसमें अपनी शिकायत दर्ज करेंगे कि ये हादसा हुआ है या ये जुर्म ही है, जो भी आपकी शिकायत है। फलाना ऑफ़िसर का नाम, उसकी डेज़िग्नेशन, वो उस दरख्वास्त में लिख के आपने एसएचओ की उनसे जो इन्फीरियर है, जी, जो हायर अथॉरिटी में है, अच्छा, उनको आपने दरख्वास्त देनी है। ये बात का आपने ज़हन नशीन करनी है कि वो दरख्वास्त की कॉपी आपके पास एज़ अ सबूत होनी चाहिए। अच्छा, लाज़मी एज़ अ सबूत होना चाहिए। फिर एक केस आता है कि उसमें एसएचओ भी नहीं कर रहा कोऑपरेट। एसएचओ भी एफआईआर को, जो आपने कंप्लेन की थी, जो आपने शिकायत दर्ज की थी उस हवाले से कि मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, तो एसएचओ साहब भी क्या करेंगे, अगर वो भी नहीं करें, तो उससे जो सुपीरियर एसएसपी या एसपी के पास जाएँगे। हुँ, उनको दरख्वास्त देंगे, कंप्लेन फाइल करेंगे। अगर वो भी आपकी कंप्लेन एंटरटेन नहीं करता, तो सिंपल है, हमारे 22 ए की दरख्वास्त हम देते हैं सेशन जज के पास। 22 ए, 22 बी में ये है, उसे हम जस्टिस ऑफ पीस कहते हैं। उसमें जो हमारे पास कंसर्न सेशन कोर्ट है, उनके पास राइट होता है कि वो उनको ऑर्डर करे कि आपने इस ऑफेंस की है, जो शिकायत दर्ज की है, इसमें शर्त ये है कि जितनी भी आपने एसएसपी को दरख्वास्त दी है उसका सबूत होना चाहिए, अच्छा, आपने एसपी को दरख्वास्त की उसका सबूत होना चाहिए, और वो सबमिट करना होगा आपको कंसर्न कोर्ट में कि हम 22 ए की दरख्वास्त जमा कर रहे हैं, हमारी एफआईआर जमा नहीं की जा रही। अच्छा, शर्त ये है कि वो कोग्नाइजेबल ऑफेंस होना चाहिए। अच्छा, कोग्नाइजेबल ऑफेंस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, वो ऑफेंसेस जो हीनियस क्राइम के होते हैं, अच्छा, तब आपकी एफआईआर दर्ज हो सकती है। सो ये बेसिक एक प्रोसीजर है। अगर पुलिस ऑफिसर नहीं करता तो एसएचओ के पास जाएँगे, हुँ, एसएचओ नहीं करता तो एसपी, एसएसपी के पास जाएँगे। अगर वो भी नहीं करता तो लास्ट हमारे पास ऑप्शन है, हम कोर्ट ऑफ सेशन में 22 ए, 22 बी की दरख्वास्त दायर करेंगे, और अगर वो जुर्म कोग्नाइजेबल ऑफेंस में, अगर कोर्ट को ये यकीन हो जाए कि वाक़ई देयर इज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट कि हुँ, कंसर्न ऑफेंस कमिट हुआ है, ऑफेंस कंसर्न एरिया में कमिट हुआ, तो वो डायरेक्ट ऑर्डर कर देगी कंसर्न थाने को अच्छा, इस कंडीशन में आप ये नहीं समझती कि ये एसएचओ जो है ना अपनी ड्यूटी में कोई कोताही कर रही है कि वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा? बिल्कुल। पुलिस ऑफिशियल कौन है? वो हमारे गवर्नमेंट के मुख्तस बंदे हैं। उनको अच्छा, हमारी सर्विसेज़ के लिए अपॉइंट किए कि वो हम अवाम की खिदमत करें। हुँ, हम अपने घरों में कब सुकून से सो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे पुलिस ऑफिशियल, हमारे पुलिस ऑथोरिटर, दे आर देयर टू प्रोटेक्ट अस। हुँ, अगर वो भी अपने इख्तियारात में ऑनेस्टी के साथ अपने काम सर अंजाम नहीं दे रही, हुँ, एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, कुछ ऐसी भी सिचुएशंस आती है कि मैं किसी भी एक पूरे डिपार्टमेंट को नहीं कहूँगी कि वो सब ऐसे ही, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल दूसरी पार्टी से कुछ अमाउंट लेते हैं और फिर उस सिलसिले में एफआईआर दर्ज नहीं करते, तो इसके खिलाफ हम बाकायदा कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा। हमारे पास प्रोसीजर है, हम पुलिस ऑफिसर के साथ कार्रवाई कर सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई से, तो उनके ये खिलाफ भी कार्रवाई उनके कर खिलाफ सकते हम हैं। कार्रवाई कर सकते अच्छा, हैं। ये अच्छी जो है ना आपने बताई कि अच्छा अगर किसी शख्स पर झूठा अगर किसी शख्स पर झूठा मुकदमा दर्ज किया जाए, तो कानूनी तौर पर पहला कदम क्या उठाना चाहिए?
झूठा मुकदमा, मुकदमे का मतलब क्या है? मुकदमा जब आप पे दर्ज होता है तो हुँ। उसका सिंपल मतलब है आप पे एफआईआर हो जाती जी, है। अब एफआईआर में भी 2 तरह की चीज़ें आपकी आती हैं, हाँ, एक बेलेबल होती है, जी, एक नॉन बेलेबल होती है। जब आप यस। पे एक एफआईआर हो गई हुँ, तो लाज़मी बात है आपको अरेस्ट होने का डर है। जी, चाहे वो आपके पास बेलेबल हो, नॉन बेलेबल हो, आपको अरेस्ट करने का है, जी, ठीक है? तो सबसे पहले जो तरीकाकार आपने ये करना है, आपने जाके प्री अरेस्ट बेल लगानी है। फ्री आरएस बिल। प्री-एल-एस काबिले बिफ़ोर गिरफ़्तारी जिसे हम अच्छा, ज़मानत कहते हैं, हुँ, गिरफ़्तारी से पहले। हुँ, हम गिरफ़्तारी से पहले अपनी ज़मानत लगाते हैं, जी, फिर हमें श्योरिटीज़ बॉन्ड जमा करने होते हैं कंसर्न कोर्ट में। अच्छा, श्योरिटी बॉन्ड जब हमारे पास जमा हो गए, फिर ह अदालत से हमारे पास एक ऑर्डर आता है कि इस बंदे को हम गिरफ़्तार नहीं कर सकते, चाहे वो बेलेबल हो, चाहे जी, वो नॉन बेलेबल हो। तो एक तरह से आप प्रोटेक्ट हो गए गिरफ़्तारी से। जी, जब आप प्रोटेक्ट हो जाएँगे, फिर उसके बाद बाकायदा एक प्रोसीजर होता है, उस प्री अरेस्ट बिल को कन्फ़र्म करने का अच्छा, दोबारा। अगर मैं इस जो प्रोसीजर आपने बताया, अगर मैं ये प्रोसीजर कर रहा हूँ, अगर इस प्रोसीजर के दौरान मुझे जो है ना गिरफ्तार कर लिया फिर? नहीं, ऐसे तो बिल्कुल प्रोसीजर के दौरान अगर कर लिया, तो अब हुँ, आप आफ्टर अरेस्ट की बेल लगाएँगे, अच्छा, क्योंकि आपको अरेस्ट कर चुके हैं। कर चुके हैं। लेकिन एक समझदारी की बात ये है कि क्योंकि जैसे ही आप पे एफआईआर होती है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कंसर्न थाने से, जी, कि या तो खुदा के अरेस्ट दे दें, जी, या तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। तो आपके पास यही तरीका है, अगर अरेस्ट हो जाए, तो सबसे पहले अपनी अरेस्ट होने के बाद जो हम बेल लगाते हैं, हमारे पास वो लगाएँगे और अगर अरेस्ट नहीं हुए, तो सबसे पहले जो हमारा कानूनी रास्ता है, हम अरेस्ट से पहले हम अपनी बेल लगाएँगे। फिर उसके बाद अच्छा, बाकायदा एविडेंसेस हम पेश करते हैं कि भई ये एफआईआर झूठी है, इसमें जो क्योंकि जब एक एफआईआर झूठी होती है तो वो सामने से एविडेंट होते हैं। उनके पास कोई सबूत या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है और वो ईज़िली आप उनके खिलाफ भी फिर बाकायदा काउंटर में आप कार्रवाई कर सकती है 183 सेक्शन के तहत कि मुझ पे एक झूठी एफआईआर की गई है। और इसके साथ-साथ एक और तरीका भी ये है कि चूँकि जब हम पे झूठी एफआईआर होती है तो हमारी रेपुटेशन उस पे जी, एक आ जाता है, दाग आ जाता है, जिससे हमारी डिग्निटी को हर्ट होता है, तो हम सिविल कोर्ट में हर्ट जाने का दावा भी दायर कर सकते हैं अच्छा, उसके साथ-साथ। तो ये सारे कानूनी तरीके हैं जब भी आप पे कोई झूठी एफआईआर दर्ज हो। अगर कोई आम शहरी जो है ना रास्ते में बाज़ार की तरफ या घर की तरफ जाते हुए पुलिस रास्ते में रुके, तो एक आम शहरी को कौन-से हुकूक हासिल है? देखिए, आम शहरी को जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हाँ, कि आम शहरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान कहलाता यस, है, ठीक है? पाकिस्तान का शहरी पाकिस्तान के शहरी को हकूक़ को किस जगह से मिलते हैं? हमारे आइन से मिलते हैं। आइन से बेशक मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 से ठीक है, मिलते हैं और उसमें बाकायदा आर्टिकल 8 से 28 तक जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, हमें राइट, प्रोवाइड किए गए हैं। जिसमें आपके पास राइट फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब क्या है? आपको आज़ादी हासिल है, आप जहाँ भी जा सकते हो, राइट, पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर आपको आज़ादी हासिल है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये सारे आपको कानून ने, आइन ने आपको प्रोटेक्ट किए। हुँ, अब अगर बात आती है कोई पुलिस ऑफिशियल आपको पकड़ता है, तो सबसे पहले तो अपना कंडक्ट ऐसा रखिए ही नहीं कि पुलिस ऑफिशियल आपको पकड़े पकड़े, पकड़े। लेट्स सपोज़ अगर 144 चल रहा है, नाफ़िज़ हुआ है, ठीक है, लोग आते हैं उसमें अपना निकाब पोश करके आते हैं। ठीक, ऐसा हुलिया डालते हैं कि ज़ाहिर है वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आए। ठीक, सबसे पहले तो ऐसा कंडक्ट आप रखिए ना। ठीक, दूसरी बात, मीनव्हाइल अगर ये लोग फिर भी रोकते हैं, अगर आपका कंडक्ट भी सही है, हुँ, आप उनके साथ कोऑपरेट करें। हुँ, हक की बात आती है, क्या-क्या हक हासिल है उनसे पूछने का, बड़े मुअद्दब अंदाज़ में सर खैर है किस लिए आप हमें रोक रहे हैं? हुँ, क्या वजह है? किस लिए? ये नहीं कि हम झगड़े वग़ैरह करें, एक मुहज़्ज़ब अंदाज़ में हर चीज़ को हम डील कर सकते हैं। जी, हमें ये हक हासिल है कि हम उनसे पूछें सर आपने किस लिए माज़रत है, किस लिए हुँ, आपने वो रोका तो है? सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे कि आपकी एसएनआईसी दे दे और एग्ज़ैक्टली आपकी गाड़ी का कागज़ात हमें गाड़ी दे के दे हाँ, कागज़ात और दे दें। लाइसेंस हमें दे दे। एग्ज़ैक्टली लेकिन अगर हम उनको जो है ना गाड़ी का कागज़ात भी दिखाते, हमारी एसएनआईसी भी दिखाते, हम लाइसेंस भी दिखा लेते, लेकिन फिर भी कोई ना कोई जो है ना वो जाल की फँसने वाली कोई काम कर देते हैं। बस सर इसमें ऐसा ही है ना कि ये चीज़ें आजकल बहुत रिपीट हो रही है, हमारे हुँ, बलूचिस्तान की प्रैक्टिस में आ रही है कि सब कुछ होने के बावजूद आपको तंग किया जा रहा है, राइट, तो आप डायरेक्टली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं कानून। एक आम शहरी तो डरते हैं, वो तो इस चीज़ से डरते हैं, वो बोलते हैं अगर मैं इस पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करूँ, वो
उल्टे मुझ पर केस डालेगा। सर वो तो इस चीज़ से डर रहा है। सर तो जब आप डरेंगे तब तो वही बात है, ये लोग और आगे आएँगे और ये चीज़ें एक्ट प्रैक्टिस करेंगे। जब एक बंदा उठेगा, जब आप खुद में एक बिल्कुल आपने सब कुछ दिखाया है, आपने जी। पेपर्स दिखाए, जी। एनआईसी दिखाए और उसके बावजूद ये आप पे चले चालान कर देते हैं या कुछ और कर देते हैं। आपको पता है हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जब उनके सुपीरियर अथॉरिटीज़ को दरख्वास्त देते, कंप्लेंट करते, उनको डिसमिस तक कर दिया जाता है। अच्छा। उनको डिसमिस तक कर दिया जाता है, वो लोग नौकरी से भी चले जाते हैं। तो ये सब हमारे पास हकूक़ है, हम पूछ सकते हैं, क्यों हमें रोका? क्या वजह है? क्या रीज़न है? या अगर वो हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहा है, हमारे साथ क्यों बदतमीज़ी करता है? हमारे साथ वायलेंस क्यों कर रहा है? ये सब के वो जवाबदेह है और हम उनके खिलाफ कोर्ट में इस्तग़ासा भी फ़ाइल कर सकते हैं। हम उनके खिलाफ उनके एसपी के साथ एसएसपी माशाल्लाह हमारे जो बलूचिस्तान के जो हमारे डीएसपी साहब, एसएसपी साहब हैं, इस वक़्त वो इन चीज़ों को लेकर बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन में आए हुए हैं और फ़ौरी तौर पर जो आम शहरी की इस तरह की कंप्लेन है, वो एंटरटेन भी कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि हम बिल्कुल उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा। बात ये है कि हम डरे नहीं क्योंकि बिला खूब डर के बिल- उनके बिल- खिलाफ जो है ना कुछ भी बेशक, कदम उठा सकते हैं। बेशक, अगर बनिस्बत शेरी अपने हक पर हो। बेशक, अच्छा, इसी दौरान पुलिस मोबाइल चेक कर सकते हैं, पर्सनल मोबाइल? देखिए पर्सनल मोबाइल आपकी एक निजी ज़िंदगी में आता है। वो जी। आपकी एक पर्सनल प्राइवेसी है, जी। उसमें आपकी पर्सनल चीज़ें हैं। हुँ। बात अगर पुलिस ऑफ़िशियल की आ सकती है तो बिल्कुल नहीं। पुलिस ऑफ़िशियल ड्यूटी के दौरान आपका पर्सनल मोबाइल कतई चेक नहीं कर सकता। अगर वो चेक करे तो वो अपने जो इख्तियारात से वो तजावुज़ कर रहा है, वो अच्छा। इख्तियारात से एक्सीड कर रहा है। पर्सनल मोबाइल हम हमारी निजी ज़िंदगी में इस वक़्त शामिल है। बिल्कुल। हमारी ज़िंदगी का पूरा आधा हिस्सा आजकल हमारे पास इस मोबाइल में है। तो निजी ज़िंदगी में मुदाखलत का हक़ किसी ने नहीं दिया। हाँ, इसमें फिर सिचुएशन आती है। हुँ। अब मिसाल है एक एक मोबाइल है वो केस प्रॉपर्टी में आता है। ठीक। केस प्रॉपर्टी या वो चोरी हुआ हो या वो यूज़ हुआ है किसी जुर्म में, इस तरह गाड़ियाँ भी आती है, गाड़ी किसी जुर्म में यूज़ हुई, पुलिस जी, ऑफ़िशियल जी। उनसे गाड़ी ले लेती है, लेके चली जाती है, ये सारी चीज़ें। तो ये पुलिस तब ले सकती है जब वो कोर्ट से बाकायदा ऑर्डर लेगी हुँ। कि भई हम ये एक केस प्रॉपर्टी है, ये सबमिट होगी, जब तक केस डिसाइड नहीं होगा ये आपके पास पुलिस ऑफिशियल के पास ये मोबाइल रहेगा और उनकी इजाज़त के बाद इसका जो डेटा है वो चेक किया जाएगा। अच्छा। कभी भी जब भी मोबाइल चेक जब भी पुलिस ऑफिशियल आपको चेक करे और वो आपको कहे लाएँ आपका मोबाइल दें, आप बिल्कुल मुज़ाहमत करें क्योंकि ये उसके इख्तियारात से तजावुज़ की बात आती है अच्छा। और ना वो कभी भी चेक नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल वो केस प्रॉपर्टी वो जो आपके पास मोबाइल है या फिर गाड़ी या कोई ऐसी अशिया वो केस प्रॉपर्टी में इस वक़्त हम मुज़ाहमत कर सकते हैं या कोई बिल्कुल। शहरी मुज़ाहमत कर सकते हैं, वो अपने पर्सनल डेटा चेक करने के बजाय उस पुलिस अफ़सर को रोक सकते हैं। बिल्कुल रोक चाहे सकते वजह अगर डीएसपी हो बिल या बिल एसएचओ बिल या बिल कोई बिल पुलिस का इंस्पेक्टर हो। बिल्कुल रोक सकता है क्योंकि इसकी कतई इजाज़त नहीं है। ठीक है। अगर पुलिस एहलकार इस दौरान बदसलूकी करे तो फिर क्या करना चाहिए? बदसलूकी की तो बात अगर आती है तो दोबारा से वही दोहराऊँगी। इंसान देखिए अपना कंडक्ट ऐसा रखे कि अगर सामने वाला कोई बात कर रहा है हुँ। तो उसको झगड़े में उसका रिप्लाई नहीं देना चाहिए। राइट। आप बिल्कुल एक तहम्मुल से उनसे बात करें क्योंकि जब भी वो कहते हैं ना यहाँ पे मज़ाहमत की बात आती है। अगर आप मज़ाहमत करते हो तो फिर उसका और नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल तरीके से वो आपको कोई आपके साथ बदसलूकी कर रहा है, आप खामोशी से आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, ये एक मोबाइल आपके पास कितने काम कर सकता है। आप सिंपल सी एक छोटी-सी क्लिप लगा दो और आजकल बलूचिस्तान में जो हमारे डीएसपी इनको ऐसे चुटकियों में मुअत्तल कर देते। अच्छा। खामोशी से उनकी क्लिप बनाइएगा, आप खामोशी से जो सबूत है आपसे इकट्ठा क्योंकि ये एक बहुत-बहुत आपको मैं कह लूँ बेनिफिशियल चीज़ भी है ये मोबाइल। तो आप अच्छा। उनकी क्लिप बना सकते हैं, जाके फिर आराम से आप जब ये लोग बदसलूकी करें, ये अच्छा। नहीं कि आगे से हम भी झगड़ा कर रहे हैं, बात इधर से उधर चली जाती है। नहीं। आप अपना तहम्मुल से अपना काम करें और माइंड से काम ले लें। माइंड से काम लें और फिर अच्छा। बाकायदा जाके हाँ। आप अपने वो कंप्लेन, अपने कोर्ट का रास्ता इख्तियार कर सकते अच्छा। हैं, बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास। अच्छा। अगर आम शहरी पुलिस के सामने ऐसे क्या ना करे जिससे उसको कानूनी केस में मज़ीद खराब हो जाए? तो आपने बताया कि उसके खिलाफ उसके साथ बदसलूकी ना की जाए और ऐसे मौज़ब अंदाज़ में बात ना करे कि की दिल दुखी आज़ारी हो जाए या फिर उन पर सख्त लगे। इन चीज़ों के अलावा एक आम शहरी जो है ना क्या ना करेगी वो उसके अपने केस में जो है ना अगर केस की बात होती है, अगर आप किसी ऑनेस्ट आपका अपना एक राइटफुल क्लेम है कोर्ट में और आप ये चाहते हो कि आपका केस ख़राब ना हो, जी। इसमें कुछ बातें ज़हन में रखनी चाहिए। सबसे पहले कभी भी किसी भी केस में बतौर गवाह झूठा बयान ना दें। झूठा बयान। झूठा बयान दें। इसमें 2 तरह के बयान होते हैं। एक हम पुलिस ऑफ़िशियल में जब हम एफ़आईआर दर्ज कर रहे होते हैं, हम पूरा अपना प्रॉपर बयान देते कि ये वाक़या हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें उसमें अपने से ऐड कर देते। आप जितनी झूठी बयानी करोगे आपका केस ख़राब जाएगा।
वो ना करें। दूसरी बात, आप पुलिस ऑफिशियल की बार-बार वही बात आ रही है, आप उनके साथ मज़ाहमत ना करें। अच्छा, देखिए, अगर आपने इस सिस्टम में चलना है, तो आपको सिस्टम को लेकर चलना है। अच्छा। सिस्टम के अगेंस्ट चलेंगी तब तो फिर इनकलाब भी आएगा, तब तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, अगर आपने अपना केस, सिर्फ़ मैं केस की हद तक बात केस केस खराब, क्योंकि इसमें फिर बहुत सारी नहीं नहीं मैंने भी केस का बोला, सिर्फ अगर केस केस की का खराबी की कोशिश करनी तो तो चाहिए। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बयान की बात आती है। जब आप बयान दे रहे हो, 161 के बयान है हमारे पास, क्योंकि पहले पुलिस ऑफिशियल बयान हमारे पास रिकॉर्ड करवाते, या झूठे गवाह आप अपने साथ ले जाते हो, झूठे गवाह पेश ना कराओ, उससे आपका केस ख़राब नहीं होगा। आप अपना केस ऑनेस्टी पे लेके चले, तो बिल्कुल आपको इंसाफ की भी फराहमी होगी। पुलिस वालों से के साथ कोऑपरेट करें, जब भी वो आपको बुलाए आप उनके साथ कोऑपरेट करें हर मामले में, तो आपका केस बिल्कुल एक फ्लो में चलेगा और एक अच्छे तरीके से आपका केस चलेगा। और एक चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल से, और इसकी मालूमात मेरे ख्याल से बहुत लाजमी है, अगर आप आसान लफ्ज़ों में जो है ना हमारे देखने वालों को बताएं। एक खातून को हरासाने या ब्लैकमेलिंग का सामना हो जाए तो उसे क्या करनी चाहिए? देखिए, हमारे जो बलूचिस्तान में है, ये हरासमेंट के आजकल बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। बतौर खुद वकील मेरे पास बहुत सारे ब्लैकमेलिंग का। अब इसमें दो चीज़ें आती है, एक लिबल होता है, एक सिलेंडर होता है। इसमें कुछ वर्बल आपके पास हरासमेंट होती है, कुछ ऐसी हरासमेंट होती है थ्रू ऑनलाइन, थ्रू मैसेजेस, राइट, थ्रू डिफरेंट मीन्स, यस, थ्रू ईमेल्स या वीडियो क्लिप किसी को शेयर करना हरासमेंट यस, के हवाले से। तो ये सारी इसमें कैटेगरीज आती है। हरासमेंट सिर्फ ये नहीं है कि या किसी को, या वायलेंस की बात करें, किसी को मारना। वायलेंस में फिर वर्बल भी आता है। वायलेंस में आप किसी के मेंटली किसी को टॉर्चर कर रहे हो, राइट, ये भी वायलेंस में आता है। हरास कर रहे हो, और हरास सिर्फ एक खातून नहीं होती, यस, मर्द का तबका भी आजकल हरासमेंट से गुजर रहा है हमारे माशरे में। सवाल की तरफ आना चाहूँगी कि पहला वो क्या करें? हमारे बलूचिस्तान में जो हैरेसमेंट कमिटीज़ इस वक़्त बनी है हमारे पास, इसमें फिर कैटेगरीज़ आती है। डोमेस्टिक वायलेंस अलग है हमारे पास, और जो बाकी वायलेंस एक वर्क प्लेस, उसके अलग ऑर्डिनेंस हमारे पास बलूचिस्तान में बने हुए हैं। तो उसके तहत आप बाकायदा एफआईआर कर सकते हो। लेकिन जो सबसे पहले आप हैरेसमेंट का जो मेन आप कह रहे एजेंसी इस वक़्त बलूचिस्तान में रन कर रही है, वो आप जा सकते हो। सबसे पहले नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारे पास एनसीसीआई है, जी एनसीसीआई है, मौजूद है। उसमें बाकायदा जाकर अगर आपके पास ऑनलाइन आपको कोई हरास कर रहे हैं, आप सबसे पहले उस कंसर्न यूआरएल का लिंक, उसके स्क्रीनशॉट, उसके मैसेजेस, उसकी जितने भी तमाम रिकॉर्ड जो है, डेटा है, जो जो रिकॉर्ड सारा है, वो डेटा है, तमाम उसका यूज़र नेम, सब वो सब आपने सेव करना है इससे पहले कि वो डिलीट कर लें। अच्छा, इससे पहले कि वो डिलीट करें, क्योंकि आपको पता है हमारा जो कोर्ट है वो सिर्फ़ सबूतों पर चलता है। सबूत, सबूत नहीं होंगे तो वर्बल अगर कोई कुछ भी कह देना, तो वो ट्रस्ट नहीं करते। नहीं करते, क्योंकि एक प्रोसीजर है, आपको एक सबूत यस, लेकर चलना है। आपके पास सबूत होंगे, पहला काम तो आपने यही करना है, सबूत होंगे तब जाके आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो, कानूनी यस, तौर पर, बाकी तौर पर। आप उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर सकते हो अगर इस तरह का कोई केस हो। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने एनसीसीआईए के पास जाना है। वो आजकल बहुत फास्ट रन कर रही है हमारे बलूचिस्तान में। विद इन द मोमेंट वो जो है ना आपकी कंप्लेंट पर काम करना शुरू कर देगी। इवन कंसर्न बंदा जो आपको हरास कर रहा है ऑनलाइन थ्रू, वो उसी वक्त उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है, उसका पूरा डेटा वो लोग ले आते हैं। तो ये एक एनसीसीआई का प्रोसीजर है, आप उसमें उसको अडॉप्ट कर सकते हो। अच्छा, जी। अच्छा, अगर किसी खातून को, तो भी इससे मेरे ख्याल से आएगी कि उसकी तस्वीर या वीडियोस जो है ना सोशल मीडिया पर अपलोड करे, जी, तो जी। फिर उनकी डेटा कलेक्ट करे, आईडी जी, का जी, जो जी, यूज़र जी। नेम वगैरह जी, है जी। उनको कलेक्ट करके और फिर एनसीआईए के दफ्तर में पेश करे, जी, जी। उनके खिलाफ फिर अपना एक्शन ले ले। अगर बाज़ औक़ात में ऐसे रहते हैं जो वीडियोस, तस्वीर या मैसेजेस यानी ऑनलाइन के अलावा ब्लैकमेलिंग की सूरत हो रही जी। है, तो उस हालत में फिर क्या करनी चाहिए खातून को? उस हालत में अगर वो करे, आज हमारे जो कानून में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट बाकायदा मौजूद है। उसमें आर्टिकल 24 इसी चीज़ की बात करता है कि अगर आपको ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग है, आप आर्टिकल 24 के तहत बाकायदा इनकी एक प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक क्राइम्स एक्ट में इनकी अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं, इनको अच्छा। पावर्स मिले हुए। अच्छा, उनके पास जाके एफआईआर दर्ज कर सकते हो, उसी सेक्शंस के तहत एफआईआर दर्ज कर सकते हो। सेम वही बात, इसमें आपने जो ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग होती है, जो उसमें डेटा है, डेटा है, आपके पास डेटा होगा तब सबूत आप हो फिर कुछ फिर भी हो, कुछ होगा। सबूत नहीं होंगे, वर्बली
हायर अथॉरिटीज़ भी कुछ नहीं कर सकती, वो कुछ नहीं कर सकती। जब सबूत होंगे आप पीका एक्ट के तहत कार्रवाई उनके खिलाफ कर सकते हो। आपके पास जो डोमेस्टिक वायलेंस का अगर वो खातून पे वो हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि ये सारी हैरेसमेंट इन सब चीज़ों में एक ही कैटेगरी में आती है, सिर्फ ये इनके ब्रांचेज़ है। यस। ये सारे ब्रांचेज़ है और हमारे पास जो फोरम्स है, जो बेसिक फोरम है एनसीसीआईए पीका एक्ट के तहत आपकी कार्रवाई कर सकते हो। आप उसके खिलाफ जो है ना पाकिस्तान पिनल कोड में भी बाकायदा सेक्शन हमारे पास मौजूद है। अगर कोई आपको इस तरह हैरेस करे, आप उसके खिलाफ पुलिस ऑफिसर को इस मामले में इन्वॉल्व करके डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं इनके हवाले से। अच्छा। जी, तो ये सारी चीज़ें इन डोमेस्टिक वायलेंस और हैरेसमेंट में और ये हैरेसमेंट तमाम तर हालात के बावजूद अगर किसी शहरी के पास इतनी रकम ना हो कि वो अपनी जो सिचुएशन है या अपनी जो केस है वो किसी वकील तक पहुंचा दे, क्योंकि बज़ाहिरन अगर वकील तक कोई केस उनके हवाले करनी है तो वकील को तो किसी की ज़रूरत है, चाहे वो तो फिर अलग क्वेश्चन है ना। लेकिन अगर किसी शहरी के पास ना हो तब उसने क्या करना है? देखिए बात अगर एक वकील की बात आती है तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे वकील साहिबान हैं जिसे हम एक और टर्मिनोलॉजी फ्री लीगल एड कहते हैं। अच्छा। फ्री लीगल एड में हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, बाज़ औक़ात बल्कि बहुत अक्सर इनके केस फ्री में हम चलाते हैं। हाँ, अगर उनको ऐसे है कि वकील फ्री में केसेस नहीं चला के दे रहे हैं, तो आपके पास इस वक्त बलूचिस्तान में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज़ पे काम कर रही है, फ्री लीगल एड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। हमारे पास इसमें बहुत से नामवर एनजीओज़ हैं, हमारे पास सहर है, हमारे पास जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ के इस तरह के केसेस आते हैं, चूँकि उनके ये इनख़ला का एक प्रोसेस चल रहा है और इसमें बाज़ ऐसे होते हैं जो वही पाकिस्तानी शहरी होते हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ना होने की वजह से वो उसमें भी फिर लीगल एड उनको प्रोवाइड की जाती है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन इन सब का काम कर रही है जिसमें वो क्लाइंट्स उनके पास जाए, ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाए, वो उनको फ्री लीगल एड में फ्री लॉयर प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह अगर मैं हायर फोरम पे बात करूँ, लेट्स सपोज़ एक बंदा है किसी जुर्म में वो कैद है, उसकी कैद को 2-3 साल हो गए या उसकी अपील नहीं चल रही या कैद हो चुकी है, वो इस वक्त इस सिचुएशन स्टेज में नहीं है कि वो किसी भी लीगल वकील को हायर करे, तो वो हमारे जो कानून है उनको फ्री लीगल एड की सर्विसेज इस सूरत में दी हुई है कि हमारे पास जेल अपील्स चलती है। अच्छा। जो लोग जेल में होते हैं, जेल वाले लोग अपनी समरी सबमिट करते हैं जेल के कंसर्न और पुलिस ऑफिशियल को कि भाई मुझे एक वकील हायर, मेरे पास इतने पैसे नहीं है या मेरी फैमिली के पास नहीं है कि हम वकील हायर करें, तो बाकायदा हमारी जेल अपील मंजूर होनी चाहिए। फिर जेल अपील का एक बाकायदा प्रोसेस होता है, फिर वो हाई कोर्ट की तरफ जाती है वो जेल अपील, और उसमें वो वकील है वो उनको मुख्तस होते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनका केस रन। अच्छा, ये बताएं कि फोर्थ शेड्यूल क्या है? इसके हवाले से अगर आप आसान लफ्ज़ों में हमें बताएं। देखिए फोर्थ शेड्यूल में हमारे पास एक 3 एनजीओ हमारे पास इसे कहते हैं, जिसमें इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊँ, इसमें किसी भी कोई कंसर्न बंदा होता है, ज़्यादातर इसमें पॉलिटिकल लोगों पे ये यस। एमपीओ लगते हैं हमारे पास, पॉलिटिकल लीडरान पे, उन पे एक बैन लग जाता है कि आउट ऑफ पाकिस्तान आप विजिट नहीं कर सकते। यस। मकसद उनका यही होता है कि जब तक आपके पास ये आपके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई चल रही है, उनको एक लिस्ट में ग्रीन लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, एक लिस्ट इनकी शाया होती है कि इस लिस्ट में आपका नाम आ चुका है क्रीम पे, फिर आप पाकिस्तान से बाहर आप कहीं भी विजिट नहीं कर पाकिस्तान से भी सकते। मेरे ख्याल से बल्कि सुबह से भी बाहर सुबह से भी बाहर आप विजिट नहीं कर सकते। तो ये ज़्यादातर क्या मोस्टली ये सिर्फ हमारे पास पॉलिटिकल लीडर्स पर इन पे लागू होता है, इनको कन्फाइन करके इनको अंडर प्रेशर रखने के लिए। कोई भी ये लोग झूठी एफआईआर बना के या कुछ भी झूठा केस का जिनका नाम 3 एमपीओ में डाल देते हैं, उनको एक बाउंड्री के अंदर कन्फाइन कर देते हैं। इसमें बाकायदा हम अपने कोर्ट ऑफ लॉ में, हमारे हाई कोर्ट में बाकायदा हम सीपी में जाएंगे, क्रिमिनल अपील में जाएंगे और एक बहस का प्रोसीजर चलता है। उसमें फिर जब बहस होती है फिर आपका नाम 3 एमपीओ लिस्ट से निकाल दिया जाता है। तो बेसिकली ये पॉलिटिकल लीडर्स पर, हायर अथॉरिटीज पर, इन लोगों पे ये लोग लागू होते हैं उस बंदे को एक सूबे के अंदर या पाकिस्तान के अंदर कन्फाइन करने के लिए और उनको एक अंडर प्रेशर रखने के लिए कि आपका नाम इस लिस्ट में आ चुका है। अच्छा, मेरे ख्याल से जो सियासी पार्टियां या उनकी लीडरशिप है वो ये कह रहे हैं कि ये किसी आइन में नहीं है फोर्थ शेड्यूल या 3 एमपीओ। नहीं, बिल्कुल 3 एमपीओ हमारे यहाँ का हिस्सा है फोर्थ शेड्यूल और हमारे कानून का हिस्सा है। हमारे कानून में है बिल्कुल। लेकिन उसका इस्तेमाल, फोर्थ शेड्यूल का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? फोर्थ शेड्यूल का हम कानून के मुताबिक चलेंगे। जब आपका नाम, अगर कोई अथॉरिटी आपका नाम जा रहा है, जब 3 एमपीओ के केसेस चल रहे हैं, जब एक कोर्ट उसकी प्रोसीडिंग कर रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये हमारे कानून का हिस्सा नहीं है?
अब पॉलिटिकल लीडर्स अपने डिफेंस में तो कहेंगे कि कानून का हिस्सा नहीं है, ये हमारे 4th शेड्यूल में नहीं है, ये लागू नहीं होता। जब कोई भी कंसर्न अथॉरिटी ये इनको लिस्ट में डाल रही है, जो पूरे पाकिस्तान में ये इस हवाले से कानून इनेक्ट हुआ है, इस हवाले से बात हुई है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये लागू नहीं है, 4th शेड्यूल में नहीं? अच्छा, ये तो बिल्कुल हमारे ऐसे कुछ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारे सूबे को, हमारे मुल्क को उनका एक अमन और अमान बरकरार रखने के लिए हमने लॉज बनाए और उस लॉज को हमने इम्प्लीमेंट करने हैं। हमने हर जगह इम्प्लीमेंट करे, फिर चाहे वो सिंपल सिटीजन हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो एक आम बंदा हो, कानून तो सब पे नाफिज होगा। अच्छा, अगर ये लोग ये बात करते कि ये है ही नहीं, तब तो ये अपने डिफेंस में ये बात तो करेंगे। अच्छा। तो ये बिल्कुल हमारे वो फॉर्चून अपने डिफेंस के लिए जी, 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 बिल्कुल। उसके लिए अपनी राइट का इज़हार बिल्कुल। तो बड़ी मेहरबानी रिज़वाना साहिबा वक़्त देने का हुँ। और अच्छी बातें हुई, अच्छी गपशप हुई आपके साथ, तो आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच आप लोगों का, और आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने आम शहरियों को एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उनको प्रोवाइड करूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई है, इट वाज़ ऑनर फॉर मी टू बी इनवाइटेड इन सच अ गुड प्लेटफॉर्म। हम हमेशा अपनी आवाम के लिए, अपने सूबे बलूचिस्तान की आवाम के लिए हाज़िर है और हमेशा रहेंगे उनकी खिदमत में। सो थैंक यू सो मच आप लोगों को।